ये हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, डॉक्टर आमिर, मोहम्मद आमिर, और इन्होंने एम्स से न्यूरो सर्जरी की है। आप सब लोग जानते हैं, किसी को बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, सब लोग पहचानते भी अच्छे से। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और आज आपके सामने मैं आपसे वादा किया था, कल बोला था कि आपके सामने आएंगे, आज आपको मिलवा दूँगा। कंटिन्यू से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग सब? तो पहले मुझे बताओ कितने बच्चों ने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया था? ओके, कैसा रहा एक्सपीरियंस? देखो, हमेशा हमें सक्सेस नहीं मिलती, ऑब्वियस सी बात है। हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कभी सक्सेस मिलती है, कभी नहीं मिलती। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है इस दुनिया में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हम कोशिश करें, कोशिश करें पूरे दिल से कि हमने एक चीज़ को सोचा है, हमने एक टारगेट बनाया है, तो हम उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी मेहनत कर सकते हैं, जो भी कोशिश कर सकते हैं वो करें। क्योंकि हम किसी और को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। हमने अगर टारगेट बनाया है कि हमको नीट निकालना है, एमबीबीएस करना है या कोई और कोर्स करना है मेडिकल से रिलेटेड, तो हमको पता है कि हमको क्या करना है। हमको सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। सबको पता है ये बात, लेकिन फिर भी हम डेविएट होते हैं, हम फ़ोन भी स्क्रॉल करते हैं, हम इधर उधर की चीज़ों में भी डिस्टर्ब होते हैं, हम पढ़ाई को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हो जाएगा यार, टाइम है और टाइम है, आगे पढ़ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें करके हम किसी और को धोखा नहीं देते, हम अपने आप को धोखा देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी लाइफ में है कि आप सच्चे रहो, आप लॉयल रहो। अपने आप से लॉयल अगर आप रहोगे तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप सोचो कि अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाने लगो तो सक्सेस आपको कभी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही बोलूँगा कि अपने आप से लॉयल रहना। जो टारगेट अपने लिए सेट किए हैं, उन टारगेट को पूरा करने के लिए वो सब कुछ करना जो भी ज़रूरी हो। अब प्रिपरेशन के टाइम में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जो मैंने भी फेस की हैं, और ये दोनों लोग बैठे हुए मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। उस टाइम में जब बहुत ही ख़राब कंडीशन थी मेरी एकेडमिकली, सर तो कॉलेज भी जाते थे मेरे अटेंडेंस पूरी कराने के लिए मेरी तो हम लोग सबसे ज़्यादा फेस क्या करते हैं कि हमें मोटिवेशन नहीं आ रहा, पढ़ने का मोटिवेशन नहीं आ रहा। हम मोटिवेशन ढूंढते हैं इधर से उधर, यार किसी की वीडियो से मोटिवेशन मिल जाए, किसी के सिलेक्शन से मोटिवेशन मिल जाए, कोई परेशानी से मोटिवेशन मिल जाए और हम उस मोटिवेशन को कैपिटलाइज कर लें और हम पढ़ना शुरू कर दें। तो हम सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, बाद में एक्शन आएगा। यही सोचते हैं ना ज़्यादातर लोग? सोचते हो, यही सोचते हो कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर एक्शन आएगा, फिर हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन जब मैं अब न्यूरोसर्जन हुआ, जब मैंने न्यूरो साइंस को पढ़ा है, तो एक्चुअली होता है इसका उल्टा है। न्यूरो साइंस में एक थ्योरी है एक्शन बिहेवियर थ्योरी। उसके हिसाब से क्या होता है, एक्शन लीड्स टू मोटिवेशन, नॉट अदरवाइज। आप अगर जैसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाओगे, साइकोलॉजिस्ट से अगर आप कहोगे कि मेरी बॉडी बड़ी थकी थकी सी रहती है, मैं क्या करूं, मुझे एक्सरसाइज करने का मोटिवेशन चाहिए, तो साइकोलॉजिस्ट आपसे कहेंगे कि आप रोज़ 5 मिनट उठ के वॉक करो, वॉक से आपको मोटिवेशन मिलेगा, फिर आप और करोगे। तो ऐसी आपकी पढ़ाई में क्या है ना कि मोटिवेशन आपको पढ़ने से मिलता है। आपको अगर सुबह उठने के बाद आपने मन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो पढ़ने का, अगर सुबह उठने के बाद आपने बुक खोली और आधा घंटा बिना मन से अगर आपने पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो मोटिवेशन अपने आप मिलता है और पढ़ने का मोटिवेशन। फिर होता क्या है ना, आपको आपके ब्रेन में क्या होता है, आपने कोई काम किया, उसका रिजल्ट आपको अपने अकॉर्डिंग मिला, लाइक आपने एक क्वेश्चन सोल्व किया, उसका क्वेश्चन आपने अच्छे से आंसर निकाल लिया, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन सोल्व किया, आपने न्यूमेरिकल सोल्व किया, टिक कराया, आंसर सही है। उससे क्या होता है कि आपके ब्रेन में डोपामीन सीक्रेट होता है। डोपामीन क्या है? हैप्पी हार्मोन है। डोपामीन आपको मोटिवेशन देता है और भी ज़्यादा मेहनत करने की। तो कभी भी आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि भी
एक तो हमको मोटिवेशन बहुत सारी चीज़ों से मिलता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेशन क्या है? जो इंट्रिंसिक अपने अंदर से आए। और अपने अंदर से, आप सब बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, अगर अपने अंदर से मोटिवेशन ढूंढोगे तो एक्शन अगर आप करोगे तो आपको 100% मोटिवेशन मिलेगा। बाहर की मोटिवेशन पर ज़्यादा फोकस मत करना पूरे साल, अब ये पूरा बहुत लंबा साल है। अंदर की मोटिवेशन पर फोकस करना है कि यही बात मेरी ध्यान रखना हमेशा कि एक्शन लीड्स टू मोटिवेशन। आप 15-20 मिनट पढ़ाई करोगे तो आपको मोटिवेशन खुद आ जाएगा, आप और ज़्यादा पढ़ाई करोगे। नंबर 1 चीज़ ये है कि मोटिवेशन आपको कैसे लेना है। सेकंड चीज़, ये साल बहुत लंबा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। कभी आपको लगेगा कि यार मैं कुछ भी कर लूँ मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, सबके साथ होता है ये। कभी आपको लगेगा कि यार मैं चाहे बिल्कुल ना पढ़ूँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कभी लाइफ यूँ चलेगी, कभी लाइफ यूँ चलेगी। घर में फंक्शन भी होंगे, किसी के यहाँ कोई शादियाँ भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, जाने का मन भी करेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना? कंसिस्टेंसी है। अगर आपकी एवरेज सिटिंग, एवरेज स्टडी पर डे 8 आवर्स आ जाती है ना, तो आप एग्जाम में टॉप कर जाओगे। हम लोग सोचते क्या है यार, एक दिन तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, आज सुबह हमने पढ़ना शुरू किया 8 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक लगातार पढ़े और अगले दिन पूरा गोल कर दिया। यहीं पे सबसे ज़्यादा जो सिलेक्टेड स्टूडेंट और नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में सबसे बड़ा फ़र्क होता है वो कंसिस्टेंसी का होता है। आप चाहे कम पढ़ो मगर डेली पढ़ो। आप सोचो कि मुझे 8 घंटे ही पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है। कंसिस्टेंसी नंबर 1। मोटिवेशन कहाँ से लेना है? नंबर 2 कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी है तो अगर आपका वो आईक्यू लेवल थोड़ा कम भी है, फ्रैंकली सबका आईक्यू लेवल सेम नहीं होता। किसी को कोई चीज़ जल्दी समझ में आती है, किसी को कोई चीज़ देर से समझ में आती है, और हर किसी को पता होता है कि मेरा लेवल क्या है। तो ये मत सोचो कि सामने वाले को जल्दी समझ में आ रहा है तो मुझे भी इतनी जल्दी समझ में आना चाहिए। आपको ये सोचना है कि मुझे क्या मिला है, मतलब अगर मेरा आईक्यू 100 है तो मुझे 8 घंटे पढ़ना है, मेरा आईक्यू 110 है तो मुझे 7 घंटे पढ़ना है। अपने हिसाब से अपनी स्टडी को मॉडिफाई करो। कंसिस्टेंट रहोगे पूरे साल तो होता यह है कि जो कम टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जिनका आईक्यू कम होता है और जो बल्कि और साथ में वो कंसिस्टेंट होता है, उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। जो कई बार ऐसा होता है कि हाईली टैलेंटेड बच्चे होते हैं लेकिन डेविएट हो जाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते, तो उनके सिलेक्शन नहीं होते। आपने देखा है कितने सारे, बहुत सारे। तो एक ब्रिलियंट होते हैं, हमारे उसका बेस्ट एग्जांपल है। ब्रिलियंट हैं लेकिन शुरू में कंसिस्टेंसी छोड़ा, पढ़ाई नहीं की ज़्यादा, स्कूल गोल मारे और रिजल्ट था कि नहीं हो पाया। लेकिन जब कंसिस्टेंट हुए, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बहुत अच्छा था, आईक्यू लेवल बहुत शानदार है, तो पहली बार में निकाल दिया। और ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं मेरे सामने आए हैं, मैंने खुद पढ़ा है ऐसे बच्चों को जो आईक्यू लेवल उनका एवरेज या बिलो एवरेज था, लेकिन कंसिस्टेंसी उनकी मेंटेन रही और उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला। इसका एक हमारा दोस्त है, इनके बड़े भाई का दोस्त, हमारा कॉमन दोस्त है, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश तिवारी। मतलब उसको 2√2 डिवाइडेड बाई 2 कर दो ना, लिख दो कहीं, इसको कहा वो सोल्व कर दो, बेहोश, पसीने छूट जाते थे उसको। और उसने मेहनत की, KGMC से उसने MBBS किया, वहीं से उसने MS किया, MS ऑर्थो, और अब वो सुमन ऑर्थो हॉस्पिटल चलाता है बलरामपुर में। ऐसे एक नहीं कितने सारे एग्जाम्पल हैं, बाकी सारे एग्जाम्पल बहुत देखे उनके साथ में। अब जब आप MBBS में सेलेक्ट भी हो जाओगे और जब आप अपनी वहाँ क्लास में जाकर बैठोगे, क्योंकि मैंने तो फील किया है, तब भी आपको लगेगा कि ये एक एवरेज क्लास ही है जिसमें कुछ तेज़ बच्चे हैं, कुछ एवरेज बच्चे हैं और कुछ बिलो एवरेज बच्चे हैं। वो बच्चे वहाँ तक सिर्फ कंसिस्टेंसी से पहुँचते हैं। उसके बाद एक चीज़ आती है डिसिप्लिन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे जो मैंने अनडिसिप्लिन लाइफ भी जी है, उसके बाद डिसिप्लिन लाइफ भी जी है, तो मुझे दोनों का फ़र्क पता है और सबको ही पता होता है ऑब्वियसली। अगर आपने सोच रखा है कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको सुबह 8 बजे उठने का टारगेट बनाना है, या जो भी आपने अपना टारगेट बना रखा है कि मुझे इस टाइम पढ़ना है, तो उस टाइम आपको बुक खोल के पढ़ना है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, शादी हो, बारात हो, कुछ भी हो, या कोई फंक्शन हो या कोई त्यौहार हो। अगर आपने अपने आप को डिसिप्लिन रखा है तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं, 22 लाख 23 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और उसमें से 40-50 हज़ार बच्चों को चूज़ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो कोई सिलेक्शन का एग्ज़ाम नहीं होता, वो एक्सक्लूजन का एग्ज़ाम होता है, रिजेक्शन का एग्ज़ाम होता है बेसिकली। उनको पता है कि 22 लाख बच्चों में से
इन्हीं लास्ट के जो 10,000 तो ब्रिलियंट होंगे ऑब्वियसली, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं। 10 से लेके 60-70 हज़ार तक की रैंक के बच्चे ऑलमोस्ट एक ही लेवल के होते हैं। वो किसी को भी सेलेक्ट कर लें, उसको पढ़ा दें, वो डॉक्टर बन जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? किसी को भी अगर उसको पढ़ाई, उसको सिखाया जाए, एमबीबीएस का कोर्स पढ़ा जाए, तो 90% लोग सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाएंगे, क्योंकि बाद में जैसे जैसे एज बढ़ती है समझदारी भी बढ़ती जाती है और अपना आदमी काम करने का तरीका भी उसका बेहतर होता चला जाता है। तो ये एक्सक्लूजन का एग्जाम है। आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को एक्सक्लूड होने से बचाना है। एक्सक्लूड अपनी आदतों की वजह से हो सकते हो, अपने डिसिप्लिन की वजह से हो सकते हो, अपनी इनकंसिस्टेंसी की वजह से हो सकते हो। भाई 100 बच्चों को देख रहा है, नीट वाले सपोज करो वो एग्जाम नहीं ले रहे, वो एक तरीके से तुम्हारी लाइफ देख रहे हैं पूरे साल की। उन्होंने देखा अरे ये बच्चा ज़्यादा फ़ोन चलाता है, इसको एक्सक्लूड कर दो। ऑब्वियसली तुम फ़ोन चलाओगे तो तुम्हारा रिजल्ट खराब आएगा, एक्सक्लूड हो गए। ये बच्चा इनकंसिस्टेंस है, इसको एक्सक्लूड कर दो। ने अपने इंस्टीट्यूट में स्मार्टफोन को अलाउ नहीं किया है। कोई भी बच्चा ये स्मार्टफोन बहुत अच्छी बात है। अलाउड नहीं है यहाँ पे। कोई बाई चांस लाता भी है तो बाहर सबमिट करेगा, और बाई चांस क्लास में अगर एक या 2 बार पकड़ा जाता है तो वो जब्त कर लिया जाएगा, और अगर तीसरी बार पकड़ा जाता है तो मैंने बता रखा है उस बच्चे को हम भगा देंगे। फीस जो उसने जमा की है उसके मुंह पे मारेंगे, भगा देंगे। ये हमें डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है। एक बच्चा ख़राब करेगा फिर और बच्चे ख़राब करेंगे, पूरा सिस्टम ख़राब होगा। हम नहीं चाहते हमारा पूरा सिस्टम क्या एक बच्चा भी ख़राब हो। हर एक बच्चा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी सारी चीज़ें स्मार्टफोन के नुकसान भी बताएंगे आपको। तो बात वही है कि अपने आप को एक्सक्लूड होने से बचाना है। नीट वाले क्या देखेंगे कि बच्चे में डिसिप्लिन नहीं है, इसको निकाल दो। ये बच्चा इनकंसिस्टेंट है, इसको निकाल दो। ये बाहर से मोटिवेशन ढूंढता है, इसको निकाल दो। तो जो जो कमियां अपने अंदर हैं, अगर तुमने उनको पूरा कर लिया तो सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिलेक्शन लेने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होती, अपने आप को एक्सक्लूड होने से बचाने के लिए मेहनत करनी होती है। क्योंकि सिलेक्शन का क्राइटेरिया तो सिंपल है। आपके पास 4 बुक्स हैं, एनसीईआरटी से ही अब ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर बनता है, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आता है। आपको ये भी पता है 650 मार्क्स अगर आपने स्कोर कर लिए तो 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, चाहे पेपर ईजी आ रहा हो या टफ आ रहा हो। अगर 750 भी 720 भी किसी ने टॉप किया है तब भी 650 वाले का हो जाता है, और अगर 550 भी कट ऑफ जा रही है तब तो ऑब्वियसली 650 वाले का हो ही जाएगा और अच्छी रैंक आएगी। 630 भी, अगर 640 भी आपने स्कोर कर लिया तो आपका हो जाएगा। सबको पता है बायोलॉजी में नंबर लाना आसान होता है, लोग 360 आउट ऑफ 360 भी स्कोर करते हैं। थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री पर फोकस कर लो, सिलेक्शन बहुत ईजिली हो जाएगा। बस ज़रूरी चीज़ यही है जो मैंने अभी तक देखा है, एक तो डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो, और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बाहर से मत ढूंढो। अक्सर क्या होता है, मैं अपनी रील्स में भी बोलता हूँ ये चीज़, कि लोग देखते रहते हैं, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, मोटिवेशन लेते रहते हैं। अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन मोटिवेशन से नहीं होता, सिलेक्शन होता है कि आपको कितना आता है। वो आपको रील से नहीं मिलेगा, वो आपको बुक से मिलेगा। आप 2 मिनट रील देखकर या 2 मिनट किसी से मोटिवेशन लेकर 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर आप 2 घंटे रील देख के 2 मिनट पढ़ाई कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है आप किसी से भी मोटिवेशन लो, या आप किसी के ऊपर कितने भी कमेंट करोगे तुम मेरे आइडियल हो या मैं तुम्हारे जैसे बनना चाहता हूँ, या जो भी कुछ भी कमेंट करते रहो, वो सब बेकार है। और अब तुम लोग बताओ कि तुम्हें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है। एक चीज होती है और कि एंजाइटी बहुत होती है प्रिपरेशन के टाइम पर। एक्सपेक्टेशन की एंजाइटी जो होती है वो बहुत होती है। एक नॉर्मल सी चीज है, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे मन में हो पूछ सकते हो। तुम्हें अपनी प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम लग रही है? तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है मेरे चलो माशाल्लाह। थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट बच्चा है। वही चीज ये है कि ना अपनी How do you manage your personal life and your work life? वर्क लाइफ। देखो एक बार जब तुम जिस लेवल पर मैं हूँ उस लेवल पर पहुँच जाते हो या जॉब में पहुँच जाते हो, तो इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू कि आप कितना काम करना चाहते हो।
आप अपने हिसाब से अपने ओपीडी आवर्स फिक्स कर सकते हो, अपनी सर्जरीज फिक्स कर सकते हो, अपनी ड्यूटीज़ फिक्स कर सकते हो। उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा वो नहीं होता है कि पर्सनल लाइफ और उसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती हो। मैंने तो नहीं देखा। आप अगर मैं जिस दिन चाहूँ, मैं अगर मुझे मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है, मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो मैं छुट्टी कर सकता हूँ या कहीं पे ट्रिप पे जा सकता हूँ। तो जितना मेरा तो यही है कि जहाँ तक हो सके जिस जगह पर हो उस पर 100% प्रेजेंट रहो। अगर अपनी ओपीडी में हो तो ओपीडी में 100% प्रेजेंट रहो, आप सर्जरीज में हो तो सर्जरी में 100% प्रेजेंट रहो, और अगर आप अपने घर पे हो तो अपने घर पे 100% प्रेजेंट रहो। जनरली पढ़ाई में 100% दो। जनरली इशू क्या होता है कि आदमी होता है एक जगह और चाहता दूसरी जगह होना है। एक्सपेक्टेशन और एक्शन में जब मिसमैच होता है ना, तब प्रॉब्लम होती है। आपका टाइम तो है पढ़ने का और आपका मन है घूमने का। जब ये मिसमैच होगा तब प्रॉब्लम होगी। आपने अपनी एक्सपेक्टेशन अपने एक्शन के अकॉर्डिंग रखी है, तो कभी भी आपको अपनी वर्क लाइफ और सोशल लाइफ या डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज़ें कभी भी नहीं आएंगी आपकी लाइफ में। आप अपने गोल क्लियर रखो कि नहीं अभी मेरा पढ़ने का टाइम है, नहीं अभी मेरा काम करने का टाइम है, और जब मेरे को टाइम मिलेगा देन आई विल गो। और कोई कुछ पूछना चाहता है? बेटा आपके पास मौका है पूरा, रोज रोज आमिर नहीं आएंगे यहाँ पे आपको कुछ बताने के लिए। As you have said, to be that consistent person. यही सारा जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, यही मेरी सारे उसका बात का टॉपिक मतलब एक्चुअली यही था। कंसिस्टेंट अपने आप को बनाना पड़ेगा। हम में और जो सेलेक्ट होते हैं और जो सेलेक्ट नहीं होते हैं उनमें यही डिफरेंस है। अगर आप कंसिस्टेंट बना लोगे अपने आप को तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। और बनाने के लिए क्या करना है, आपको जितने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में आते हैं ना, उनको मिनिमम रखो। लाइक अपने आप को एक तरीके से अपनी एक बाउंड्री वॉल बना लो जो किसी को दिखेगी नहीं, लेकिन आपको पता है कि मेरी ये लिमिट्स हैं, मेरे ये टेम्पटेशंस हैं, कुछ भी हो जाए मुझे ये नहीं करना। अगर आपने अपनी लिमिट्स बना ली हैं कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो आप बोलो कि नहीं घर में शादी है या रिलेटिव्स के यहाँ शादी है। घर में शादी से तो कोई नहीं बच सकता, ऑब्वियसली हर कोई डिस्टर्ब हो जाएगा। रिलेटिव्स के यहाँ शादी है, मुझे नहीं जाना। हमको पहले से अपने दिमाग में मैंने ये बना रखा है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो उस दिन जिस दिन शादी होगी उस दिन मुझे हर्ट नहीं होगा। पार्टीज में जाना है, मुझे पता है कि मैंने ये 1 साल के लिए अपना टारगेट बना रखा है कि मुझे नहीं जाना, तो जिस दिन पार्टी होगी मुझे हर्ट नहीं होगा। मैंने अपना ये टारगेट बना रखा है कि मेरा टाइम टेबल ये है कि मुझे सुबह 8 बजे उठना है और रात के 8 से लेके 12-1 बजे तक कोचिंग करनी है, उसके बाद खाना खाना है, उसके बाद नमाज पढ़नी है, उसके बाद अपना पढ़ाई करनी है। तो मुझे वो टाइम टेबल फॉलो करना है। एक चीज़ तो ये है, टाइम टेबल तो हमेशा आपके हाथ में होता है कि आप कैसे फॉलो करो। दूसरी चीज़ जो परेशान करती है कि आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप उस टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद भी आपकी जो पढ़ाई है वो उस हिसाब से रोज़ नहीं हो पाती। किसी दिन आपको अच्छा समझ में आएगा, किसी दिन आपको पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। कि यहाँ यही है कि जिस दिन आपको पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा हो उस दिन भी आप टेबल चेयर पर बैठे रहें। ठीक है, हमको 100% गेन नहीं हो रहा, लेकिन अगर हमको उस दिन खराब वाले दिन 50% भी गेन हो गया तो उस दिन को पूरा लॉस करने से वो कहीं ज़्यादा बेटर है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर सपोज करो तुम्हारा मूड अच्छा था, तुम्हें पढ़ने का बहुत अच्छा मन कर रहा था एक दिन, उस दिन तुमने 100% गेन किया जो तुमने पढ़ा। एक दिन तुम्हारा पढ़ने का मन अच्छा बिल्कुल नहीं था, उस दिन तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम पढ़ाई करने नहीं बैठो या तुम पढ़ाई करने बैठो। अगर तुम पढ़ाई करने नहीं बैठोगे तो तुमने गेन किया 0%। अगर तुम पढ़ाई करने बैठते हो तो सपोज करो तुमने गेन किया 50%। तो 0 और 50 में क्या बेटर होगा? ऑब्वियसली 50। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव जब पूरे साल के बाद में तुम अपना देखोगे कि मैंने कितना गेन किया, किसी दिन मैंने 100 गेन किया, किसी दिन मैंने 50 गेन किया, किसी दिन मैंने 75 गेन किया, किसी दिन मैंने 25 गेन किया, तो तुम्हारा एवरेज अच्छा आएगा। लेकिन अगर तुम अपने इनकंसिस्टेंट बिहेवियर की वजह से अपने डेज ऐसे बना दो कि किसी दिन मैंने 100 गेन किया, किसी दिन मैंने 0 गेन किया, किसी दिन मैंने 100 गेन किया, किसी दिन मैंने 0 गेन किया, तो तुम्हारा एवरेज बहुत खराब हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए यही चीज जरूरी है कि जो तुम्हारे हार्ड डेज हैं, जिस दिन तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, जिस दिन तुम्हारा दिमाग पढ़ने का बिल्कुल नहीं कर रहा, उस दिन भी कुछ ना कुछ पढ़ लो,
तो कुछ तो गेन करोगे। हो सकता है कि तुम्हारा वही लास्ट क्वेश्चन हो जो उस दिन तुमने पढ़ा हो, जो तुमको 6 मार्जिन से ऊपर ले जाए, 630 से 635 कर दे, 635 से 640 कर दे। एक दिन में सिलेक्शन कभी नहीं होता और ना ही एक दिन की वजह से सिलेक्शन रुकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट तो अपने आप को बनाना पड़ेगा। इसके लिए तो मतलब खुद ही मेहनत करनी है, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है और खुद ही अपने आप को ढालना है उस तरीके से कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना है। ऑब्वियसली जब तुम बाद में किसी की लाइफ देखोगे, चाहे मेरी भी लाइफ देखो, चाहे सर की या सर की भी लाइफ देखो, हमारा मन कर रहा हो नहीं कर रहा हो काम करने का, हमको काम तो करना ही पड़ता है ना। अगर मेरा मन ना भी नहीं भी हो किसी दिन ओपीडी जाने का, तब भी मुझे जाना ही पड़ता है ना। सर का मन नहीं भी हो कि चलो यार आज थकन हो रही है, सर का मन नहीं भी हो पढ़ाने का, तब भी पढ़ाना तो पड़ता ही है ना। ये चीज़ जो आपको मैं अभी करने को कह रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में ले आओ कि जो काम तुम्हें करना है वो तुम्हें करना ही है, चाहे मन कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो। ये चीज़ तुम्हें आफ्टर 30 तो फॉलो करनी ही है अपनी पूरी लाइफ। चाहे उसको बाद में फैमिली प्रेशर मान लो या वर्क प्रेशर मान लो या अपनी जिम्मेदारियां समझ लो, आदमी की लाइफ बाद में वैसी ही चलती है। आफ्टर 30 सबकी लाइफ सेम होती है कि आपको काम करने का मन हो और ना हो, आपको काम करना है। अगर आपकी उस दिन छुट्टी है वो चीज़ अलग है, वरना आप किसी के अंडर में काम करते हो, किसी के साथ काम करते हो, तो आपको जाना ही पड़ता है काम पर। सेम उस चीज़ को अब उसी बिहेवियर को जो 30s में आपको लाना है अपनी लाइफ में, जो बाय डिफ़ॉल्ट आना ही है हर किसी की लाइफ में, उस बिहेवियर को आप अपने 20s में ले आओ कि मेरा मन कर रहा हो नहीं कर रहा हो, मेरा काम है मुझे करना है, दैट्स ऑल। बस इतना सा करना है। जिस दिन तुम्हारा ये फंडा क्लियर हो जाएगा, तुम्हें कोई भी चीज़ बुरी नहीं लगेगी। अभी भी जैसे मेरी फैमिली में फंक्शन होता है, सर के भी सबके होता है, लेकिन हम लोग सब अपने अपने काम पे जाते हैं ना। मन कर रहा है कि नहीं कहीं डिस्टेंट किसी फ्रेंड के यहाँ कोई गैदरिंग है, लेकिन पता चला कि हमारा केस लगा हुआ है, तो हमें अपने केस में जाना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो वो तो हर किसी की लाइफ सेम हो जाती है आफ्टर 30s, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आप डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो। अगर आप ब्रॉड एस्पेक्ट्स में देखेंगे ना, तो आपको काम करना है, घर आना है, काम करना है, घर आना है, और जो आपको काम करना है उस काम को करने का आपका मन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, अगर आपको सिस्टम में रहना है तो वो काम आपको करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट बेटा, अगर आग लगी हो ना दिल में कि मुझे कुछ करना है, तो कुछ भी कोई भी जो टाइम शेड्यूल अपने आप ही बन जाएगा आपका। और आपके अंदर ये जुनून है ना कि आपको नीट क्रैक करना है, MBBS करना है, उसमें पहुंचना है, आपने अपने अंदर ये जुनून डेवलप करना है। टाइम टेबल अपने आप मैनेज कर जाओगे। जिस दिन भी आपको लग रहा है कि आज पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन जब आप सोचोगे आपको नीट में अच्छी रैंक से सेलेक्ट होना है, तो वो अपने आप पढ़ लोगे आप। तो ज़ीरो किसी भी दिन को नहीं गुजारना है। हाँ, आप बीमार हैं, किसी ऐसी प्रॉब्लम में हैं कि आप नहीं पढ़ सकते, आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तब तो अलग बात है। लेकिन जब आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं, तब आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें। टाइम के वेस्टेज का नुकसान 1 साल का कितना होता है? अब मान लीजिए डॉक्टर आमिर हैं, इनकी जो भी अर्निंग 1 साल की है, अगर ये 1 साल पहले डॉक्टर बने होते तो वो 1 साल की अर्निंग का पता लगाओ कितना होगा। ठीक है, तो ये मतलब इकोनॉमिकली तो लॉस होता ही है 1 साल का, लेकिन टाइम जो है ये कभी वापस नहीं मिलता आपको। और आप जिस एज ग्रुप में हो, वो एज ग्रुप ऐसा कि ये बेस्ट टाइम आपकी ज़िंदगी का सब कुछ करने का। न्यूटन का लॉ ऑफ इवोल्यूशन तो सबने पढ़ा होगा ना? पढ़ा है सबने? उसमें क्या है बेसिक थीम? कौन सरवाइव करता है? मोस्ट, वो क्या कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो एक लास्ट वाली लाइन है, सर्वाइव वो करता है जो कि मोस्ट, सबसे ज़्यादा एडेप्टेबल हो, मोस्ट एडेप्टेबल टू चेंज। वो उसका डार्विन का, सॉरी डार्विन ने क्या कहा अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद कि इट इज नॉट who survive who is most intelligent, it is not who survive who is the most strongest, it is the most intelligent survive नहीं करता, most strongest survive नहीं करता। कौन survive करता है? जो most adaptable to change। इस लॉ को तुम अपनी लाइफ के हिसाब से सोचो, नीट प्रिपरेशन के हिसाब से। यहाँ भी मोस्ट इंटेलिजेंट सर्वाइव नहीं करेगा, ना ही मोस्ट वो स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव करेगा, ना वो सर्वाइव करेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हो आज के टाइम में। सर्वाइव वही करता है जो मोस्ट एडेप्टेबल टू चेंज हो। जैसे जैसे टाइम आएगा अपने आप को चेंज करते जाओ, जो तुम्हारे गोल को, तुम्हारे सर्वाइवल को
बचाने के लिए ज़रूरी हो उस हिसाब से अपने आप को चेंज करते जाओ, और तुम शुरुआत करोगे ना, रास्ते तुम्हें खुद मिलेंगे। ये रोड मैप तो सबको पता है कि कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, सबको पता है ये चीज़। स्टिल बस फ्रेम करने का कोई एक ऐसा मेथड नहीं है कि आपको इस तरीके से करना है, आप बस शुरू करो, फ्रेम अपने आप होता चला जाता है। अगर 50,000 बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, तो उन 50,000 की सबकी जर्नी डिफरेंट होती है। आपको किसी के जैसा नहीं बनना, बस अपनी रिसोर्सेज के हिसाब से, अपने लाइफ के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालनी है। आपने एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए, 4 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए, उसको रिवाइज करना है। हर एक टॉपिक जितने भी पढ़े हैं उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। अब टाइम कैसे मैनेज करोगे ये तुम्हारा हेडेक है। हो सकता है किसी बच्चे के पास टाइम मैनेज करने के लिए बहुत कम बचा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, जिसके पास जैसे भी है वो वैसे एडजस्ट करे। यही फ्रेम है बस। ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है, कि सबके लिए कॉमन नहीं हो सकता, सबके लिए अलग अलग होता है कि कौन किस टाइम क्या पढ़े, कितना पढ़े, जिससे उसका कमांड हो जाए। फैमिली लाइफ सबकी अलग है, हॉस्टल लाइफ सबकी अलग है, आने जाने का तरीका सबका अलग है। किसी कोई बाइक से आता है, कोई ऑटो से आता है, कोई साइकिल से आता है। हमारे टाइम में तो ऐसे ही था, किसी को 5 मिनट लगता है, किसी को 15 मिनट लगता है, किसी को 1 घंटा भी लगता है। लेकिन सिलेक्शन किसका होता है? जो इन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से अडेप्ट कर ले। सारी चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते, आप अपने को उस हिसाब से अडेप्ट कर लो कि भाई मेरे को ये रिसोर्सेज मिला है, मुझे इस हिसाब से काम करना है बस। और किसी की कोई क्वेरी है? पूछ लो, आज जितना भी पूछना है आपको, सभी है। How to overcome brain shutdown during exams? ओके। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे कि आपको उस माहौल की प्रैक्टिस पहले से करके रखनी है। उसके लिए सबसे अच्छा है आप मॉक टेस्ट दो एज ए एग्ज़ाम। आपका एग्ज़ाम का टाइम होता है, सपोज करो अगर 12 से 3 आपका एग्ज़ाम है, 2 से 5 एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम जब आने वाला होगा और आपका फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 से 3 महीने पहले अपनी OMR शीट लो, क्वेश्चन पेपर टाइप में सर लोग कराएंगे, उसी टाइप से आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराएंगे, आपको एक हॉल में बिठाएंगे और आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देंगे। बार बार अगर उस प्रोसेस को करोगे तो आपका ब्रेन जो है एक्लिमेटाइज हो जाएगा। नेट प्रैक्टिस करता है ना मैच खेलने से पहले, इसलिए करते हैं, इसलिए कि प्रैक्टिस आपने करी भी होगी तो उस टाइम आपको वो वाली फील, तो थोड़ी सी तो एग्जाम एंजाइटी रहती है, लेकिन जो शट डाउन होता है वो नहीं होता अगर आपने पहले से मॉक टेस्ट दे रखे हैं तो। और एक और चीज़ है जो बहुत सारे बच्चों के साथ मॉक टेस्ट या एग्ज़ाम होते टाइम भी होती है, वो होता ये है कि आपने 200 नंबर का क्वेश्चन, एक 180 नंबर का आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आपने शुरू किए क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8, उनमें से कोई भी नहीं आता आपको। होता क्या है, उसी टाइम बच्चे का ब्रेन शट डाउन हो जाता है, वो सोचता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, काम खत्म, और उसके बाद जो आता होता है वो भी नहीं आता। साइकोलॉजिकल कोलैप्स हो जाता है ब्रेन का एक तरीके से। उसमें उस टाइम आपको ये सोचना है कि ये पेपर 7 नंबर का नहीं है, 180 नंबर का है, समझ रहे हो। और दूसरी चीज, रिजल्ट कब आएगा? जब ये पूरा एग्जाम तुम सोल्व कर लोगे और बाकी बच्चे भी एग्जाम सोल्व कर लेंगे, उसके बाद सबका कंपेयर करके रिजल्ट आना है। आपका पासिंग एग्जाम नहीं है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसमें आपको ये नहीं है कि आपको 600 मार्क्स ही लाना है, आपको साइड वाले से ज़्यादा लाना है। चाहे उसके 599 हो तो आपको 600 लाना है, उसके 99 हो तो आपको 100 लाना है। तो बहुत सारे बच्चों को टफ पेपर में ये होता है, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है उनको अपने आप से एक्सपेक्टेशन अच्छी होती है, लेकिन शुरू के 10 में से कोई भी क्वेश्चन उनका सोल्व नहीं हुआ तो वो ब्रेन शट डाउन हो जाता है। 170 क्वेश्चंस जो उनको आते थे वो भी गलत करके वो लोग आ जाते हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि एनालाइजेशन जो ब्रेन में ऑल द टाइम चलता रहता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया तो होगा कि नहीं होगा, अब मैं आगे ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करूं। एनालाइजेशन जो होना है वो एग्जाम पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तब होना है। एग्जाम के बीच में कभी अपने आप को एनालाइज मत करना। अगर 10 क्वेश्चन नहीं आने ना लाइन से, 10 के 10 छोड़ दो, 11 से शुरुआत करो। 170 क्वेश्चन वो सोल्व कर लो, उसमें हो सकता है आपके 170 क्वेश्चन में 165 ठीक हो जाए। उस मोमेंट वो आपको पता कब चलेगा कि 170 में से 165 मेरे ठीक थे? जब आप पूरा पेपर सोल्व कर लोगे। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि शुरू के 10 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर आपके आगे भी गलतियां होंगी, सिली मिस्टेक्स होंगी, प्रेशर आ जाएगा। होता क्या है कि
10 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन गलत हुए, बच्चे के दिमाग में चलना शुरू हो जाता है कि अब तो मेरा नहीं होगा, पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगी, फैमिली वाले क्या बोलेंगे, 2 साल प्रिपरेशन करते हुए हो गए, तुमको हमने इतना पैसा दिया, तुमसे कुछ नहीं हो रहा। और वहीं पर सारी चीज़ें जो आती हुई होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। तो अपने ब्रेन को कूल एंड कंपोज रखना है, ये सोचना है कि रिजल्ट जो है ना एग्जाम के बाद आता है, एग्जाम के बीच में कभी नहीं आता रिजल्ट। पहली चीज़ तो एग्जाम के बीच में कभी रिजल्ट नहीं आता, दूसरा सिर्फ तुम्हारा अकेला रिजल्ट नहीं आता। हो सकता है कि जितने भी बच्चे बैठे हों आसपास, किसी को वो 10 क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हो। अगर तुमने 10 में से 3 किए हैं तो हो सकता है कि बाकी के बच्चे 10 में से 1 ही कर पा रहे हो और तुम उनमें भी टॉप कर रहे हो। और क्वेश्चन पेपर टफ है तो सबके लिए टफ होता है, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए टफ होता है। हमेशा एनालाइजेशन जो करना है किसी भी पेपर का, पेपर को एनालाइज तभी करना है जब पेपर पूरा दे चुके हो। हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन जितने भी आप करेक्ट करोगे नंबर ऐड करेगा, कम नहीं करेगा। अभी जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो इसी उसके साथ देना, थिंकिंग के साथ कि मुझे इसका एनालाइज जो करना है अपने पेपर को पेपर देने के बाद करना है, पेपर के बीच में नहीं करना। मॉक टेस्ट में गलतियां होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि ताकि आप उन गलतियों को सुधार सको। जितनी मिस्टेक होती हैं एग्जाम से पहले हो जाए, एग्जाम के दिन ना हो। मॉक टेस्ट में जितनी गलतियां हो अच्छी बात होती है वो अल्टीमेटली आपके लिए। कई बार बच्चे क्या होता है कि यार मेरे मॉक टेस्ट में नंबर बड़े कम आ रहे हैं, इसलिए मिस्टेक होती जा रही है और मैं इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम में गलतियां हो जाएंगी। पर अगर आपने मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत किया है और आपने उसको दोबारा से ठीक कर लिया और एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया तो आप कभी गलत नहीं करोगे, चाहे भले से बाकी सब गलत कर दे। बच्चे जो है टेस्ट देने से डरते हैं कुछ। जैसे हमने संडे को टेस्ट रखा है, ये टाइम शेड्यूल उसका फिक्स है कि उस टाइम में इनका टेस्ट होना है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको फोबिया हो जाता है, एग्जामोफोबिया, और टेस्ट से इतना डरते हैं कि वो 1-2 दिन पहले से आना छोड़ देते हैं। कुछ बच्चों की तबीयत ही खराब हो जाती है। बस समझाओ उसके लिए एक एग्जामोफोबिया चीज़ से है कैसे बचना कि जो बड़े बड़े कोचिंग्स भी आजकल फॉलो कर रहे हैं, मुझे पता नहीं आप लोग फॉलो करते हैं कि नहीं। आप बच्चों के रिजल्ट एक दूसरे को शेयर मत करो। आप अपना ये सोच के चलो कि मेरा रिजल्ट मेरे पास तक है और मैं टेस्ट इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे इम्प्रूव करना है। जो मेरी गलती आज हो गई है वो दोबारा ना हो। हमारा जो टेस्ट हुआ है इसमें जो 4-5 बच्चे जो ऊपर अपर परफॉर्मर्स हैं उनका हमने सिर्फ लिस्ट में नाम रखा है बस। बाकी जितने भी बच्चों ने टेस्ट परफॉर्म किया है हमने उनका नंबर शो ही नहीं किया, सिर्फ उन्हीं को बता रहे हैं कहाँ कितनी गलती की है, कितने क्वेश्चन सही है, कितने गलत किए, स्कोर क्या है। या फिर उनके पेरेंट्स को भेजा जाएगा अगली बार से, इस बार हमने नहीं भेजा है। पेरेंट्स जो है वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, फिर वो आपसे सोचने लगते हैं कि हमारा बच्चा नंबर कम ला रहा है तो पढ़ाई कैसी चल रही है, ख़राब चल रही है, इसलिए हमने उनको भी नहीं भेजे हैं और शेयर भी नहीं किए। 4-5 बच्चों के नंबर हमने इसलिए शो किए हैं इसमें सिर्फ ताकि बच्चे थोड़े मोटिवेट हों कि हम भी इतना गेन कर सकते हैं। बाकी हमने किसी को शो ही नहीं किया है, इसीलिए सिर्फ। बताओ। सर हाउ टू ये मैं थोड़ा अवॉइड सा इनके बारे में बताऊं। 2 साल एलएल में तैयारी कर चुके हैं और उस टाइम थोड़ा सा कुछ रहा कि मतलब ये मार्जिन पर। डिप्रेशन हुआ अच्छा, और उसके बाद ये मतलब जो परफॉर्मेंस देनी थी वो नहीं दे पाए। निगेटिव थॉट्स आते हैं। बचने का सिंपल वही तरीका है कि अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखो और एग्जाम को पूरा दो। निगेटिव थॉट्स भी एग्जाम के टाइम में वही जो अभी बात हो रही थी उसी वजह से आते हैं कि 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, अब फिर क्या होगा। पूरी ब्रेन में एक साइकिल शुरू हो जाती है कि ये हुआ तो ऐसा होगा, वो हुआ तो वैसा होगा, वो वैसा बोलेगा, फिर क्या होगा। तो वही कि एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले बिल्कुल एनालाइज मत करो। एक क्वेश्चन गलत हुआ तो हिम्मत रखो और उसको अगले क्वेश्चन उसको छोड़ दो और आगे के क्वेश्चन को सोल्व करो। क्रिकेट देखते हैं ना सब लोग, हर बॉल 6 मारने के लिए नहीं होती ना, बाउंसर पे बैठना भी पड़ता है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऊपर से जा रहा है तो उसको डक कर दो। सिलेक्शन लेने के लिए 720 नंबर की जरूरत नहीं है। और ये 720 नंबर आए हो या रैंक कितनी भी आई हो, ये तब तक का चार्म है जब तक आप मेडिकल स्कूल में नहीं जाते। एक बार आप पहुंच गए, बैच में आपका एडमिशन हो गया, तो आपकी रैंक मैटर नहीं करती। सिर्फ इतना मैटर करता है कि आप सिलेक्टेड हो या नॉन सिलेक्टेड हो। तो हमेशा इस चीज़ के प्रेशर में एग्जाम नहीं देना कि मुझे सारे क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर 5-10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूट भी रहे हैं या आपको नहीं आ रहा है या आपके गलत भी हो जाए तो दैट इज़ ओके। 1-2% ह्यूमन एरर होता है,
कभी गोला भरते हुए गलती हो जाएगी, कभी आता हुआ क्वेश्चन सिली मिस्टेक में गलत हो जाएगा, कभी ये पढ़ने से भूल जाते हैं ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, हमने ट्रू पे टिक कर दिया लेकिन उसने एक्सेप्ट पूछा हुआ था। ये छोटी छोटी गलतियां हर बच्चे से होती हैं। आप और एक और चीज़ है जो हमको लगता है कि हमारी तैयारी कभी पूरी हो जाएगी, प्रिपरेशन कभी पूरी नहीं होती। आप जिस दिन एग्जाम दे के आओगे ना, जिस दिन आपके 720 मार्क्स भी आएंगे, उस दिन भी आपको लगेगा कि आपके पास और टाइम होता तो और पढ़ लेते। प्रिपरेशन कभी पूरी नहीं होती। और कभी भी एग्जाम से मत घबराओ, क्योंकि तुम्हारी सारी तैयारी उसी दिन परफॉर्म करने के लिए है। तुमको उस दिन का खुशी से इंतजार होना चाहिए, हैप्पीली इंतजार होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि ये काम जल्दी हो, जल्दी से हम डॉक्टर बने, जल्दी से ये साल गुजरे, लेकिन जब एग्जाम आता है तो हमको ये लगता है कि यार थोड़ा टाइम और मिल जाता। भूलता कभी कोई नहीं है, इतनी बाद में वो एग्जाम एंजाइटी की वजह से हमको ऐसा लगता है कि हम भूल गए, लेकिन भूलते नहीं हो। वो आप मॉक टेस्ट अच्छे से देना, खूब सारे मॉक टेस्ट देना, वीकली मॉक टेस्ट दो, जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उन गलतियों को सॉल्व करो। जब हम लखनऊ में कोचिंग करते थे तो उसके न्यू लाइट के मॉक टेस्ट ऐसे होते थे कि पूरा लखनऊ देता था उस टेस्ट को, इस तरीके से। तो आप भी वैसे ही टेस्ट दो, खूब सारे टेस्ट दो, जितने टेस्ट दोगे इतनी अपनी गलतियां देखने का मौका मिलेगा और इतना ही ज़्यादा उनको सुधारने का मौका मिलेगा। कभी भी दूसरों की तरफ मत देखना कि इसके नंबर इतने आ रहे हैं, इसके नंबर इतने आ रहे हैं, मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। सिर्फ अपना अपना है, लाइफ सिर्फ अपनी अपनी है, कंपेयर नहीं करना किसी से। अपनी लाइफ है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब भी आपके लिए अच्छा है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब भी आपके लिए खराब है। किसी दूसरे को हार्डली एक हफ्ता फर्क पड़ता है। किसी के मन में हो तो पूछो। पहले पेपर के टाइम पे तो मेरे को एंजाइटी हुई थी, लेकिन बाद में फिर कभी एंजाइटी नहीं हुई जब मैंने ये सारी चीजें फॉलो करना शुरू की। और जब आपको ये है, आपने प्रिपरेशन की है तो पूरे साल, तो थोड़ी बहुत एंजाइटी तो होनी भी चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही एंजाइटी फ्री हो जाएंगे तो आप परफॉर्म ही नहीं करेंगे कभी। थोड़ा एंजाइटी इज बेटर फॉर यू, मैंडेटरी एंड बेटर फॉर यू। सारी एंजाइटी अगर आप ओवरकम कर लोगे तो फिर तो आपको लगेगा हो ना हो एक ही बात है, वो फीलिंग भी तो गलत है ना। बात का जो एक्साइटमेंट है वो भी तो होना चाहिए ना। अगर सारी एंजाइटी को आप ओवरकम कर दोगे तो फिर तो आपको लगेगा क्वेश्चन सही हो या गलत हो, चलो जो होगा देखा जाएगा, तो वो चीज़ भी गलत है ना। कुछ एंजाइटी इज बेटर। इमोशंस कभी भी सारे ख़त्म नहीं किए जा सकते, सैडनेस, एंजाइटी, हैप्पीनेस, सोरोनेस, ये बैलेंस रहना ज़रूरी है। एक चीज़ है अभी जो न्यूरोसाइंस में बहुत ज़्यादा पढ़ता है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे IQ होता है ना, वैसे एक EQ होता है, इमोशनल क्वोशेंट। आपके इमोशनल कितने ज़्यादा स्टेबल हैं। ये नहीं कि आप इमोशनलेस हो, इमोशंस आपके कितने ज़्यादा स्टेबल हैं। आप ग्रीफ हो तब भी आप वो काम कर पाओ जो आपको करना है, आप हैप्पी हो तब भी आप वो काम कर पाओ जो आपको करना है। ना तो कभी ओवर एक्साइटेड हो, ना कभी ओवर डिप्रेस्ड हो। जब सर्जरी करते हैं हम लोग, तब बहुत सारी सिचुएशन सर्जरी के टाइम में ऐसी आती है कि ये पेशेंट नहीं बचेगा। तब अगर सर्जन ये सोच ले कि अब मेरा क्या होगा, बाहर खड़े हुए अटेंडेंट क्या बोलेंगे, तो रोने लग जाएगा वहीं। लेकिन उस टाइम अपने आप को स्टेबल रखकर जो काम आपको करना है वो करना है। बाकी हम सब मानते हैं रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है, जो होगा देखा जाएगा। आपको अपनी मेहनत करनी है। और इमोशंस तो होने चाहिए, थोड़ी एंजाइटी भी होनी चाहिए, थोड़ा पेन भी होना चाहिए, थोड़ा जज्बा भी होना चाहिए, खुशी भी होनी चाहिए। सारी चीज़ें जब मिक्स्ड होंगी तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। सारी चीज़ें अगर आप हटा दोगे तो फिर तो इंसान क्या बचेगा, रोबोट बन जाओगे। रोबोट में इंसान में ये तो फर्क है, उसमें इमोशन नहीं है, आपके अंदर इमोशन है। इमोशंस को बैलेंस करना है, स्टेबल रखना है अपने आप को बस। कि कोई भी चीज़ याद रखना, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। ना तो हैप्पीनेस परमानेंट है, ना ही दुख परमानेंट है।
ना ही मोटिवेशन परमानेंट है, ना ही डिसिप्लिन परमानेंट है। चीज़ें चेंज होती रहेंगी। रियलिस्टिक गोल रखोगे अपने आप से, तो जब चेंजेस होंगे चीज़ों के, तब अपने आप को संभाल के रखना है। बस टर्बुलेंस बहुत आएंगे, रास्ता कठिन है, सबको पता है ये बात, कठिन है। बस अपने आप को संभाल के बस पार करना है। कई बार हम सोचते हैं कि इसको रास्ते को ठीक कर दें, इसको आसान बना दें। हमको रास्ता आसान नहीं बनाना, बस अपने आप को पार करना है। कि आप जब हमारे उम्र में थे, इसी एज में, हाँ। तो आपने मतलब किससे सुने आपके, मैंने कुछ पापा से, तो आपका जो चेंज आया था आपके अंदर, वो एकदम से आया था फिर हल्के हल्के आया था? मेरे साथ तो बहुत बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी कि मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई थी। उसके बाद तो चेंज ड्रास्टिक ही थे, लेकिन वो कई बार क्या होता है ना कि जैसे एक बार आदमी, अभी तुम्हारा फेज है ये कि नीट में सपोज करो जिसने एग्ज़ाम दिया है उसके नंबर कम आए हैं, तो इस टाइम वो बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड होता है। इस बार तो पूरे साल बस पढ़ाई करनी है, कुछ इधर उधर नहीं जाना। लेकिन वो मोटिवेशन धीरे धीरे फेड होता जाता है। मेरे साथ भी सेम यही सिचुएशन थी। शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था मैं कि नहीं इस साल तो पूरी 100% अटेंडेंस करनी है, लेकिन 4 महीने के अंदर ही भाई को जाना पड़ गया था कॉलेज कि इसकी अटेंडेंस। +2 बॉयज़ में देखो, मुझे जाना होता था। जैसे इनके बड़े भाई हैं इमरान, वो हमारे दोस्त हैं, तो फ़ोन आता था कि शहर भाई जाओ एक बार देख के अटेंडेंस कितनी चल रही है। तो इनके जो टीचर थे बच्चन सर, हाँ, बच्चन सर से आके मिलते थे। हाँ तो उनसे मैंने कहा कि एक बार डरावा मेरे को कि अटेंडेंस नहीं मिलेगी, बिल्कुल वो 0 हो जाएगी, तो क्या करोगे? तो बोले देनी है कि नहीं? मैंने देनी तो है ही ऑब्वियसली, अटेंडेंस तो देनी पड़ेगी। तो बोले चलो ठीक है। तो अब वो टाइम था इनका मटर गश्ती करने का, की उस वक्त। लेकिन मटर गश्ती भी करो तो फुल टोश होनी चाहिए, वो भी उसमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब ये भी करना है, जो भी करना है फुल टोश करना है, एकदम फंडामेंटल एकदम पूरी तरह से। मतलब अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो। इन्होंने की, आज आपके सामने बोल रहे हैं। नहीं की होती पढ़ाई, सिर्फ मस्ती की होती तो कौन, ना तो ये आते हैं ना हम बुला पाते इनको, बुलाते भी तो आपको मटर गश्ती के बारे में समझाते। अब मेहनत की, उस लेवल तक पहुँचे, तभी आपको समझा भी रहे और आप बैठ के समझ भी रहे और मानोगी भी, जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। बस ये है कि जब मैंने शुरू किया तो कई बार मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह के शुक्र से चीज़ें मेरे हिसाब से होती गई। ये होता है आपके साथ, जब आप कई बार चीज़ें अपने हिसाब से होती जाती हैं और आपकी जो कमियां होती हैं वो छिप जाती हैं और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाती हैं, तो सब कुछ सही हो जाता है। ये है कि अपने आप को जितना, बाद में मैंने फील किया है, उस टाइम तो नहीं मैं ये चीज़ कह सकता था, जितना ज़्यादा आदमी अपने आप को स्टेबल रखेगा सारी सिचुएशंस में, इतना ही अच्छा है। ना तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होकर ये सोचने से कोई फ़ायदा है कि इस साल में पूरे साल मोटिवेटेड रखूँगा, कोई नहीं रह पाएगा। ना ही ये सोचना है कि मुझसे कुछ नहीं होगा। ड्रास्टिक चेंज बहुत होते हैं, एकदम से लगेगा कि अब छोड़ो पढ़ाई, नहीं होगा हमसे, अगले ही दिन लगेगा कि नहीं मैं तो निकाल दूंगा। उस दोनों ही फेज में अपने आप को स्टेबल रखना है, संभाल के रखना है अपने आप को, कंपोज करके रखना है अपने आप को। अयान कुछ पूछेंगे? और कोई भी, जो भी बच्चा अगर कुछ पूछना चाहे? हाँ पूछो। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पढ़ाई करने का दिल नहीं करता है, मतलब दिल करता है कि बाहर घूम लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, सो लेते हैं, तो उस टाइम क्या करें? पढ़ाई करें, जबरदस्ती बैठे? जबरदस्ती बैठो। एक्शन लीड्स टू मोटिवेशन, हमेशा सोचना एक्शन लीड्स टू मोटिवेशन। आप पढ़ने बैठोगे, आधा घंटा आप पढ़ोगे, आपका मन करने लगेगा पढ़ने के लिए, आपकी नींद भी उड़ जाएगी और आपको बाहर जाने का ख्याल भी खत्म हो जाएगा। पढ़ना है, अभी उसी बारे में तो बात हो रही थी। हो सकता है आप उस दिन 100% गेन ना करो, एटलीस्ट 50% तो करोगे। अच्छा, इन बच्चों को ये भी बताओ कि कितने घंटे सोना सही है? दस मिनट का ब्रेक दो अपने आप को। पढ़ने की सबसे अच्छी टेक्निक जो है, जो मैंने भी अपनी लाइफ में पूरी फॉलो की है, वो है 50+10। 50 मिनट सिर्फ पढ़ाई, ना तो फोन उस बीच में, ना पानी पीने के लिए उठना है, ना वॉशरूम जाने के लिए उठना है। 50 मिनट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, आप और आपकी बुक। उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट, जिसमें आपको पढ़ाई कुछ भी नहीं करनी।
उसमें आपका ब्रेन रीसेट हो जाता है, फिर पढ़ने के लिए रेडी हो जाता है। 50+10 की आप दिन में जितनी साइकिल कर सकते हो इतनी करो। और वो चीज़ तो आप कुछ भी कह लो, कोई भी आपको समझा दे या कोई भी आपको बोल दे, वो हमेशा होगा कि कभी पढ़ने का मन करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी 100% समझ में आएगा, कभी 50% समझ में आएगा। बात वही है कि जो जीरो वाले डेज को आप 50% में अगर आप ले गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जीरो वाले डेज को आप अगर जीरो पे ही रहने दिए तो आप निगेटिव में चले जाओ। एटलीस्ट हर किसी का जो अच्छे से अपने पूरे दिल से तैयारी कर रहा है, 50% डेज तो पढ़ने का मन करता है ना। हफ्ते में 3 दिन तो पढ़ाई अच्छी होती है ना। हफ्ते में 3 दिन समझ में भी अच्छा आता है ना। 3 दिन नहीं आता, बस उन 3 दिन में भी हमको पढ़ना है, तो एवरेज तो कहीं ऊपर ही आएगा ना, 75 के आसपास आ जाएगा एवरेज आपका। लेकिन अगर आप 0 वाले दिन 0, 100 वाले दिन पढ़ लिए तो 30-40 के पास आपका एवरेज पहुंचेगा। एट द एंड ऑफ द डे पूरे साल की मेहनत देखी जाती है, किसी एक दिन की मेहनत से सिलेक्शन नहीं होता। कंसिस्टेंट रहो बस। एक बार तुमने कंसिस्टेंसी बना ली ना, फिर कंसिस्टेंट अपने आप हो जाता है इंसान। 40 दिन लगते हैं किसी भी हैबिट को आने में। फोर्टी डेज का एक वो है जो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो रिसर्चेस हैं, अगर 40 डेज आपने वो काम किया लगातार तो आपकी वो हैबिट में आ जाता है और आपका ब्रेन अपने आप को उसी तरीके से मॉडिफाई कर लेता है। हाँ, देखो ये तो मैं बता दूं पहले, आमिर से पहले, जो भी कोई ये पूछने कहे ना कि इनको ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, तो उनसे सबसे पहले सवाल पूछिए आप क्या करते हो, तो बताएंगे मैं वो हूँ, तो बताएंगे तुम्हारे जैसे भी लाखों घूम रहे हैं, तो उनको भी अपने काम नहीं। छोड़ना देखो चाहिए। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये सारी चीजों का जवाब तुम्हें अपने परफॉर्मेंस से देना है, अपनी जुबान से नहीं देना। उस चीज का कोई इफेक्ट जितनी तुम्हारे पर भी नहीं आना चीजें चाहिए। तुमसे लोग बोल रहे हैं ना, उनको अपने दिल में इकट्ठे रखो। किसी का जवाब मत दो। अपने फादर से भी बोल दो कि आप किसी का जवाब मत दो, किसी को जस्टिफाई मत करो, किसी से मत पूछो कि तुम क्या हो। अंदर रखो अपने दिल के। जिस दिन आएगा ना रिजल्ट तुम्हारी, कहते हैं ना मेहनत इतनी खामोशी से करो ना कि कामयाबी शोर मचा दे। बस जब तुम्हारी रिजल्ट आता है ना, तो वही लोग जो कहते हैं ना इसका सिलेक्शन नहीं होगा, वही सबसे पहले मिठाई लेकर आता है। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में अपने आप फील किया इस चीज को। किसी का जवाब नहीं देना। जवाब देना मतलब अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है, ऐसे दीवार से बात करना है, क्योंकि उनके पास तुमसे आगे की और भी 10 बातें होंगी तुमसे कहने के लिए, और वो तुम्हें और भी ज्यादा डिप्रेस करेंगे। अगर तुम उस पॉइंट से हट जाओगे ना, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू ए फूल। बेवकूफ आदमी से बात करने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना, कुछ नहीं बोलना, बस अपनी मेहनत करनी है। अल्लाह ने चाहा तो सिलेक्शन हो जाएगा, जवाब सबको अपने आप मिल जाएगा। हर किसी को जाके ये नहीं समझाना कि हाँ मैंने ये गलती की थी, ये किया था, या मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे कर दूंगा, या मैं वैसे कर दूंगा। कुछ नहीं करना। जितना लोग तुमको ताने दे उतना ज्यादा पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हें उनको जवाब देना है। जवाब मुंह से नहीं देना, जवाब अपने नंबर से देना है, अपनी रैंक से देना है। जितना लोग बोले कि तुम्हारा नहीं होगा, उतनी ज्यादा मेहनत करो कि तुम्हें ही दिखाएंगे सबसे पहले। उन्हीं को भेजना सबसे पहले रिजल्ट। भेजने की जरूरत नहीं होती, खुद ही पहुंच जाता है। ठीक है, समझ गए। तो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं दिया जाता, जवाब टाइम अपने आप से दे देता है। ठीक है। और इतनी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, अल्लाह पाक ने सबको ज़बान और मुंह दिया है। अब किसको क्या बोलना है ये उस पर डिपेंड करता है। तुम्हें सबसे उलझना भी नहीं है। आप ऐसे जितने भी बंदे आते हैं, अगर कोई डायरेक्टली पूछता भी है, पहली बात तो शांत रहो, और अगर जवाब देने भी तो बोल दो कि आप क्या करते हो। वो कहते मैं ये काम करता हूँ, तो कह दो कि आपके जैसे काम करने वाले भी लाखों करोड़ हैं, इसको करके क्या होगा, तो अपने आप दोबारा से पूछेगा ही नहीं। और ये चीज़, ये ऐसा नहीं है कि अभी आपकी लाइफ में ये नीट के सिलेक्शन तक की बात है। सजेशन देने वाले, बुरा बोलने वाले हमेशा रहेंगे, चाहे आप प्रेसिडेंट बन जाओ। समझ रहे हो? इतने ही ज़्यादा बोलते हैं। मेरे को कितने लोग बोलते हैं कि ये ऐसे नहीं करते हैं, ये वैसे नहीं करते हैं, ये ऐसे मरीज नहीं देखते, वैसे मरीज नहीं देखते।
लेकिन तुमको पता है ना अपनी सिचुएशन कि भाई हमारे पास जो हमें अल्लाह पाक ने दिया है उसके थ्रू हम बेस्ट पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं. नो वन इज परफेक्ट. परफेक्शन की तरफ जाना भी नहीं है. इंसान परफेक्ट बनाया ही नहीं गया. परफेक्ट तो फरिश्ते होते हैं, हम फरिश्ते थोड़े हैं. हम तो इंसान है. देखो जो मैंने सीखा है, फरिश्ता है, शैतान है, इंसान है. 3 बेसिक चीजें हैं ना जो इस्लाम में मानी जाती हैं. 3 चीजों को बना है. शैतान वो है जो गलती करके अपनी गलती नहीं मानते. फरिश्ता वो है जो गलती नहीं करता. इंसान, असली इंसान वो है जो गलती करे, गलती से सीखे और उसको दोबारा ना दोहराए. यही एक बेसिक डिफरेंस है बस. गलती करोगे, गलती करो, जितनी कर सकते हो करो, लेकिन एक ही गलती को बार बार ना करो. अगर आप एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हो तो शैतान की तरफ जा रहे हो आप, और एक ही गलती से सीख रहे हो तो आप फरिश्ते की तरफ जा रहे हो. जितना अपनी लाइफ को इस तरफ ले जाओगे कि हाँ हमने गलती करनी है, गलती करना तो नेचर है इंसान का, लेकिन बार बार गलती नहीं करनी है कि सेम मिस्टेक को हम रोज वही कर रहे हैं कि भाई आज हमने गलती से पढ़ाई नहीं की, कल भी गलती से पढ़ाई नहीं की, परसों भी गलती से पढ़ाई नहीं की. तो वो गलती नहीं है, वो तो आपने अपने आप को आदत बना ली है वैसी. हाँ, कौन सी? कूटोमाइसिन. एक दवा है उसका, हमें तो खैर डॉक्टर हम नहीं हैं. कूटोमाइसिन टैबलेट जो है वो कितने बच्चों को एक दिन में दी जा सकती है? मुझे नहीं है. पिटाई. अच्छा. ये असल में कुटाई कोई चाहता नहीं, सब चाहते हैं कि बस पढ़ लें और कूटे न जाएं. तो वो आजकल तो सर बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं. तो changes हमारे आ गए. टाइम की बात थी जब कुटाई हुआ करती थी, अब तो खत्म हो गई है अब कुटाई. खत्म हो गई. नहीं तो उसका हाँ. मार मार के बंदर बना देते थे. हाँ, नहीं तो उसका एक हमने डंडा एक हाथ से पकड़ा, पीछे से धाड़धड़ बजाते थे. उस टाइम तो एक ही सजा थी कि पिटाई. नहीं, हमने ये सोचा पिटाई तो खैर नहीं करेंगे, लेकिन उसका एक तरीका ये है कि कोई पानी में कुछ पढ़ के दम करके डाल दें. समझ में आए इन लोगों को. नहीं, क्योंकि हमने कहा भाई पिटाई तो नहीं होगी, लेकिन हाँ छोड़ेंगे नहीं कभी, कूटेंगे नहीं लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं. ये लोग हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह, सब बढ़िया हैं बच्चे. तो हम किसी का नाम लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो सारे ही इस लायक हैं, मतलब कि आपकी बात समझ भी रहे हैं और चाहते भी यही हैं. हम तो सब चाहते हैं कि सब डॉक्टर हो जाए, हमारा इलाज करें इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. बस किसी बच्चे अपने को- अंदर जो एनर्जी है इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करना है. बस. सर मैं पढ़ना तो चाहती हूँ बट मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती. मैं बुक्स लेकर बैठ जाती हूँ, मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या पढूं. ये तो ये अब धीरे धीरे जब आपको पढ़ाएंगे आपको समझ में आएगा, तो पढ़ने में और मजा आएगा. ऐसे तो रिवाइज हो जाता है, फिर और समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है, मतलब क्या टॉपिक पढ़ना है? कहाँ से स्टार्ट करना है. ओके. तो वो तो सारे सर लोग, ये जब आप ये कोचिंग ज्वाइन करने का सबसे अच्छा बेनिफिट यही होता है कि आप इस चीज़ की टेंशन से फ्री हो जाते हो कि कहाँ से पढ़ाई शुरू करनी है, किस कोर्स को कब ख़त्म करना है, कहाँ को किस चीज़ को कब खत्म शुरू करना है. वो सारी जिम्मेदारी आपके टीचर्स की हो जाती है. जैसे जैसे ये पढ़ाएं इनके पीछे पढ़ते रहो. बस ये मत सोचो कि मैं आगे का पढ़ लूँ या मेरा पीछे का रह गया. जितना इन्होंने पढ़ा दिया उसको बार बार रिवाइज करते रहो, उसके क्वेश्चन सोल्व करते रहो, क्योंकि कोर्स कंप्लीट कराना इनकी जिम्मेदारी है. और दूसरा, यहाँ जो अभी कोचिंग का जो सिलसिला है बिल्कुल नया है हमारे इस एरिया में. बच्चों ने कोचिंग का नाम तो सुन रखा था. मैक्सिमम बच्चे इनमें से वो हैं जो कोचिंग का नाम सुने हुए हैं, की नहीं है कभी भी. तो ऑर्गेनाइज वे में कैसे करना है ये इन सबको बताया भी जाता है, लेकिन ये खुद को ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा फेल हो जाते हैं. अभी शुरुआत है आपकी कोचिंग की, यहाँ भी कोचिंग की शुरुआत है. तो धीरे धीरे जब आपके जो इन लोगों ने, सर ने एक्सपीरियंस हासिल किया है, सर ने लिया है, वो जब एक्सपीरियंस आप देखोगे समझोगे तो आपको अपने ऊपर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और इनके ऊपर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा. जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज होती चली जाएगी. बस इनके हिसाब से चलना है. कोचिंग करने का मतलब है कि आपको अपने टीचर के हिसाब से चलना है, कोलैबोरेट करना है और अपनी चीज़ों को बोलना है. असल में बच्चे नए नए हैं तैयारी में, इनसे कुछ पूछो तब नहीं बताते. काफ़ी बच्चे ऐसे जो अपनी कई चीज़ों बार को- अगर आप हाँ, पब्लिक के सामने नहीं बोल पाते हो तो इंडिविजुअली पूछ लो. कभी भी अपने सवाल को अपने दिल में मत रखो. सवाल पूछने से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. आप बिल्कुल शांत रहोगे. चाहो तो आप पहले से सर से बात कर लो कि मुझे आपके 5 मिनट चाहिए, आप अपना टाइम बता दो, उस टाइम में आपसे बात कर लूंगा. अपॉइंटमेंट ले लो, कोई इशू नहीं है उसमें. आप अपने हिसाब से टाइम लो और उस टाइम बोलना कि मुझे आपसे 1 to 1 बात करनी है. और जब आप कहोगे तो ये लोग मना नहीं करेंगे कभी भी. जबकि इस बैच में छोटा सा एक बैच है, इसमें काफ़ी अच्छा सिलेक्शन मटेरियल है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे वो हैं इनको डॉक्टर बनना है.
अब इनको बताओ कि डॉक्टर को बोलना होता है कि नहीं बोलना होता। इज ए डॉक्टर, अब आपको बताएंगे कि डॉक्टर को क्या क्या करना पड़ता है। पेशेंट को आधा तो अपने सिर्फ समझाने से ही ठीक करना होता है। वो बहुत सारी चीज़ें आप जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी आप सीखते जाओगे, किसी भी चीज़ का ज़्यादा प्रेशर मत लो कि आगे कैसे होगा। अभी सिंपल जैसे जैसे सर लोग पढ़ाते जाएं वैसे वैसे उसको फॉलो करते जाओ, मॉक टेस्ट दो, अपनी तैयारी अच्छी करो, बाकी बहुत सारी चीज़ें आप आगे भी सीखोगे। अगर अभी पब्लिकली बोलने में, पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत होती है तो इंडिविजुअली पूछ लो, कोई इशू नहीं है उसमें। इंडिविजुअली पूछना चाहिए। जो पूछते हैं ना वही पूछते नहीं है, वो फिर वो कामयाब भी नहीं होते हैं। ठीक है, वो अपनी चलो। प्रॉब्लम को रिजोल्व नहीं कर पाते। ठीक है, और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? फिर आपको टाइम जल्दी नहीं मिलेगा। हाँ पूछो बेटा। Sir, if a person is suffering from mild tremors, माइल्ड so will he or she ever become a surgeon? हाँ, बहुत सारे सर्जन मैंने देखे हैं जिनके हाथ बहुत कांपते हैं इस तरीके से, लेकिन ट्रेमर किस वजह से है ये देखना ज़रूरी है। ट्रेमर का एक पूरा क्लासिफिकेशन है। Stress, anxiety. स्ट्रेस ट्रेमर जो है प्रैक्टिस से ख़त्म हो जाते हैं। एंजाइटी वाले ट्रेमर कभी लेटर लाइफ में, जब आप वर्किंग लाइफ में आते हो तो कभी भी नहीं बचते हो। Cardiothoracic surgery. कर सकते हैं, ग्लव्स पहन के सर्जरी करनी है तो आपका जो भी स्वेट होगा आपके अपने ग्लव्स के अंदर रह जाएगा। और सर्जिकल स्टेज जो होती है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वाली स्टेज होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पसीना वैसे भी नहीं आता। आप पढ़ोगे अभी बायोलॉजी में, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, आपका नर्वस सिस्टम, आपके हार्मोन आपकी सिचुएशन के हिसाब से एक्टिवेट जब हो जाता है तो आपको वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। जब आप प्रैक्टिस करके जाते हो, सर्जिकल कैरियर जो है बहुत लॉन्ग कैरियर है, लर्निंग कर्व भी बहुत ज़्यादा है, करीब 15 साल आपकी ट्रेनिंग होती है, पहले MBBS, MS, MCH और फिर फेलोशिप्स एंड एक्सपीरियंस। तो इतने लंबे टाइम में आप बहुत इजीली कर लेते हो। स्लोली वन स्टेप एट ए टाइम, एक स्टेप के बारे में सोचोगे तो कामयाब हो जाओगे। अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करो नीट में नंबर लाने का। आगे आपको डॉक्टर बनाने के लिए, आपको सर्जन बनाने के लिए, या आपको सुपर स्पेशलिस्ट बनाने के लिए एक बहुत बड़ी मशीनरी है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, बहुत सारे प्रोफेसर हैं, बहुत सारी फेलोशिप्स हैं, बहुत बड़ी रिसोर्सेज हैं, बहुत एक मशीनरी है जो आप उस सिस्टम में जाओगे तो आपको खुद बनाएंगे वो। ठीक है, और किसी की कोई क्वेरी है? हाँ बोलो। सर आप साइकोलॉजिस्ट हो तो आपने एक हैक बोला 50 कंसंट्रेशन के लिए है करता है, तो आपने मेमोराइज कर उसके देखो, टेम्परेरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, जो वो है रिपीटिशंस, ओनली रिवीजन्स, मल्टीपल टाइम रिवीजन्स। आप जो भी पढ़ोगे आप भूलोगे, भूलना पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे साथ तो ऐसा उस चीज़ 4 to 5 टाइम्स नहीं, एग्जाम्पल्स भी तब तक वो नहीं। हर किसी का ब्रेन अपने तरीके से ही काम करता है। अगर आपने लग रहा है कि आपको उस तरीके से ज़्यादा अच्छा याद होता है तो वैसे ही पढ़ो, लेकिन परमानेंट मेमोरी, जो टेम्परेरी वर्किंग मेमोरी होती है हमारी, जो 10-15 मिनट तक काम करती है, कि अभी 15 मिनट पहले कोई चीज़ देखी, सुनी या पढ़ी, वो याद रहती है, उसको परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका आज तक साइंस ने देखा है, वो है सिर्फ रिपीटिशंस, सिर्फ और सिर्फ रिपीटिशंस, और कोई तरीका नहीं है। और भी कोई डाउट तो पूछ लो, उसके बाद बैठे हैं हम लोग, जो दिमाग में है उसकी बात पूछ लेना। ठीक है, हाँ बोलो। क्या बोलो उन्नति? मतलब जैसे मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, मॉड्यूल्स कर लिए, PYQs कर लिए, अब मैं रोज़ नए क्वेश्चंस कहाँ से लाऊं? पीछे का भी रिवीजन करना है। तो जो क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व किए उन्हीं को बार बार सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो। नए क्वेश्चंस बार बार करने की जरूरत नहीं है, आता उसी में से। आप 100 क्वेश्चन 1 महीने पहले आपने किए थे, दोबारा से वही 100 क्वेश्चन करेंगे तो 5-10 क्वेश्चन उसी में से गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन के जो आंसर है ना, टिक नहीं करने कभी भी। जो आपकी नोटबुक है या बुक है उस पर टिक नहीं करने, उसको अलग लिखना है हर बार, ये OMR में फिल करना है। हाँ, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ उसको मार्क कर लेना है। बुक पे लिख लिया, अपने रफ पेपर पे लिख लिया, 1 का A है, 2 का B है, 3 का C है। और मुझे नींद बहुत आती है मतलब मैं सुबह उठ जाती हूँ, मुझे सुबह उठने में प्रॉब्लम नहीं होती, फिर मैं पढ़ने भी बैठ जाती हूँ,
पर फिर जैसे पढ़ते हुए थोड़ी देर हो गई, फिर मुझे नींद आने लगती है, फिर मैं जब अपने आप को फोर्स करती हूँ करने के लिए, पर पेन ही नहीं चलता हाथ से, लिखा ही नहीं कई जाता। बार जब बॉडी में विटामिन की और मिनरल्स की कमी होती है तो स्लीपीनेस वाली फीलिंग आती है, या हीमोग्लोबिन की कमी से आती है, तो थोड़ा अपना स्लीप जो है एडिक्वेट रखो, और साथ साथ अपना न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई प्रोटीन डाइट लिया करो सब लोग, लेती हूँ। हाई प्रोटीन डाइट लो। खाने पीने का बैलेंस रखें अच्छे से और हेल्दी रहें, दिमागी तौर से भी और शरीर की तरफ से भी। एनी अदर क्वेरी? ठीक है, कुछ बात हो तो पूछ लेना, बैठे। ठीक है, शुक्रिया।